पिछले वीडियो में जो हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स किए थे, आज भी मैं एक उसी न्यूमेरिकल से शुरू करता हूं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले जो वीडियो के न्यूमेरिकल्स थे उनसे। आप देखिएगा ये कैसे अलग है। तो देखिए, स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज़ 20 सेंटीमीटर, 250 ग्राम्स एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, कन्वर्ट तो आपको करना है 100 जूल को, लेकिन एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम में स्मॉलेस्ट लेंथ 20 सेंटीमीटर, मास 250 ग्राम्स और जो टाइम है वो हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड्स हों। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उनमें मैंने आपसे कहा था कि या तो SI से CGS में कन्वर्ट करना है या CGS से SI में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम SI से और CGS में जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि मास, लेंथ और टाइम की जगह आपने CGS की जो वैल्यूज़ रखनी है वो रखनी है लेंथ में 1 सेंटीमीटर, मास में 1 ग्राम और टाइम तो क्योंकि CGS में भी सेकंड में मेजर होता है तो आप 1 सेकंड रख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आप देखिए कि एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल अलग है, ना आपने इसको कभी पहले देखा है ना सुना है इसके बारे में। वैसे ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये एक खुद का बनाया हुआ, खुद का माना हुआ एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपकी कन्वर्जन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस स्किल को टेस्ट करने के लिए आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूँ ना कि 100 जूल, देखिए जूल तो नेचुरली एक SI सिस्टम है, तो हमें SI सिस्टम से एक ऐसे सिस्टम में जाना है जिसका हमें नाम ही नहीं पता। देखिए, अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये दिया जाता कि लेंथ जो है वो 1 फीट है, मास 1 पाउंड है और टाइम 1 सेकेंड है तो हम समझ जाते हैं कि ये FPS सिस्टम है। लेकिन ना तो हमने पिछले लेक्चर्स में ऐसा कोई सिस्टम देखा है ना सुना है, हमें पता ही नहीं है इस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए ये प्योरली आपकी स्किल्स चेक की जा रही हैं कि क्या आपको कन्वर्जन करना आता है। ठीक है, सिस्टम आगे से आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको दिया जा सकता है। इवन एक ऐसा सिस्टम भी आपको दिया जा सकता है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब देखिएगा हम इसको कैसे आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है कि हमें SI सिस्टम से एक अननोन सिस्टम की तरफ जाना है क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता, और देखिए ऐसा कोई सिस्टम है भी नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसको अननोन सिस्टम लिखेंगे। हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये CGS भी नहीं है, ये FPS भी नहीं है, ये MKS भी नहीं है, ये खुद SI भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अननोन या फिर न्यू सिस्टम लिख दिया। तो हमने मान लिया कि 100 जूल इज इक्वल टू X न्यू यूनिट्स, क्योंकि जब हमें नए सिस्टम का नाम ही नहीं पता तो उस नए सिस्टम में आपके वर्क की यूनिट क्या होगी वो भी हमें नहीं पता। देखिए, इतना तो ज़रूर है कि वर्क अगर SI सिस्टम में वर्क है तो वो दूसरे सिस्टम में भी रहेगा तो वर्क ही। ठीक है, ये चीज़ तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे आप बोलते थे कि जी जूल SI यूनिट है, ठीक है, अर्ग जो है वो CGS यूनिट है, तो इस नए सिस्टम में यूनिट का क्या नाम होगा हमें नहीं पता। हमें जब सिस्टम का नाम ही नहीं पता तो यूनिट का भी तो नाम नहीं पता होगा ना। इसीलिए मैंने लिख लिया कि जो भी यूनिट्स होंगी उसको मैं न्यू यूनिट्स बोल देता हूं। तो मैंने मान लिया कि 100 जूल इज इक्वल टू X न्यू यूनिट्स। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लिखते थे कि मान लीजिए पिछले, अगर मैं वीडियो की बात करूं, 1 जूल इज इक्वल टू X अर्ग, ऐसा लिखा था हमने, तो इसी तरह हमने ये लाइन लिख दी। ठीक है, हम जानते ही नहीं है कि यूनिट का नए सिस्टम में नाम क्या है। हम सिस्टम का ही नाम नहीं जानते तो यूनिट का नाम कहाँ से जान पाएंगे। खैर, आगे का प्रोसेस सारा सेम है। जब आपने मान लिया कि 100 जूल इज इक्वल टू X न्यू यूनिट्स, तो आप देखिएगा Q इज इक्वल टू N1, U1 इज इक्वल टू N2, U2। तो मैंने आपसे कहा था कि केवल इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। N1 का मतलब पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पहला सिस्टम अगर आपने SI मान लिया तो N1 100 हो गया। U1 का मतलब पहले सिस्टम की यूनिट, पहला सिस्टम अगर SI है तो यूनिट ऑफ कोर्स जूल हो जाएगी। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट की बजाय उस क्वांटिटी का यानी कि वर्क का क्या रखना पड़ता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आप यहाँ देखिएगा, ये मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ रख दिया। इसका N1 की जगह 100 आ गया और जो वर्क होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं
M1 L2 T-2 होता है। ये 1 1 1 अगेन किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम SI सिस्टम यानी कि फर्स्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। N2 की जगह X मैंने यहाँ रख दिया, और क्योंकि वर्क ही तो रहेगा दूसरे सिस्टम में भी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्क का ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। भले ही हमें यूनिट्स नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि है तो वो वर्क ही, तो है तो वर्क, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, m⁻1 L2 T-2 2 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सिस्टम सेकंड है, यानी कि जो अननोन सिस्टम है जिसमें हमें यूनिट्स नहीं पता। उसके बाद आप देखिए सारा काम आसान है, x को एक तरफ रखिए, m1 के नीचे m2 को इकट्ठी पावर 1 कर दीजिए, l1 के नीचे l2 को इकट्ठी पावर 2 कर दीजिए, t1 के नीचे t2 को इकट्ठी पावर -2 कर दीजिए, ठीक है। तो m1 l1 t1 की जगह मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम होते हैं आपने वो वैल्यू रखनी है। मैंने सिंपल शब्दों का यूज कर लिया था, मैंने आपसे कहा था कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मास, लेंथ और टाइम है वो लिखना है। तो SI में 1 kg लिख दिया, और लेंथ की जगह आप लिखेंगे 1 मीटर, टाइम की जगह लिखेंगे 1 सेकंड। अब M2 L2 T2 क्या है, देखिए यहां आपको ध्यान रखना है, M2 L2 T2 होते हैं छोटे से छोटा मास, लेंथ और टाइम दूसरे सिस्टम का। अब दूसरे सिस्टम में आपको बोला ही क्या गया है कि ये चीजें फंडामेंटल यूनिट्स के बराबर है। फंडामेंटल का मतलब आप यहां मान के चल लीजिए कि छोटे से छोटी, यानी जैसे CGS में आप 1 सेंटीमीटर लिखते थे, तो इस नए सिस्टम में आपको ना 1 सेंटीमीटर लिखना है ना 1 मीटर लिखना है, बल्कि कितना लिखना है, 20 सेंटीमीटर। मास के रूप में अगर हम देखें, SI में हम लिखते थे 1 किलोग्राम, CGS में लिखते थे 1 ग्राम, लेकिन यहां पर लिखना है 250 ग्राम। और टाइम का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि हर सिस्टम में सेकंड में ही मेजर करते थे, ठीक है। तो SI में भी 1 सेकंड लिखते थे, CGS में भी 1 सेकंड लिखते थे, लेकिन यहां पर 1 सेकंड नहीं लिखना, यहां पर लिखना है हाफ मिनट, और हाफ मिनट का मतलब 30 सेकंड्स। तो आप M2 की जगह ये 250 लिखेंगे, L2 की जगह ये 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, और T2 की जगह हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड रखेंगे। बस यही लाइन इसमें समझने लायक थी, ठीक है, कि ये जो आपको दे रखी है ना, लेंथ, मास और टाइम, यही वैल्यूज आप स्मॉलेस्ट वैल्यूज या फिर बेस यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट्स के बराबर मान करके चलेंगे, और उनकी वैल्यूज को आप रख लेंगे। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि ये एक अजीब ही सिस्टम है, एक नया सिस्टम है, इसके बारे में हमने कभी सुना बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो आप देखिएगा, उसके बाद आप 1 kg को ग्राम में, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट जब कर लेंगे, तो ऊपर 1000, नीचे 250, तो कट कटा के 4 आ जाएगा, 4 की पावर 1 4 ही होता है, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 20 और 100 5 पे चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए, ये सेकंड से सेकंड तो आपका कट जाएगा, तो 1 बटा, इसको आप लिख लीजिए 30 की पावर 1, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 30 की पावर -1, और सारे की पावर कितनी है, -2। तो मैंने लिख लिया 30 रेज टू पावर -1 एंड होल दिस रेज टू पावर -2। और जब भी ऐसा होता है ना कि किसी चीज की पावर और उसकी भी पावर हो, तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, +2 आ जाएगा, तो 30 की पावर +2 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 30 का स्क्वायर यानी कि 30 × 30 लिख दिया, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 9 × 10⁻6। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि 100 जूल जो है वो 9 × 10⁻6 न्यू यूनिट्स के बराबर होगा। अब सपोज कीजिए आपने कहा कि जी हमें नहीं पता ये यूनिट्स क्या है, तो नेचुरली हमें नहीं पता, आप इनको न्यू यूनिट्स ही लिखा रहने दें। और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका खुद का नाम एज ए यूनिट जो है यूज हो। तो अब जैसे अगर मैं चाहूं कि मेरा नाम एज ए यूनिट यूज हो, तो मैं बोल दूंगा कि भाई ऐसा है, ये मैंने बनाया है नया सिस्टम, तो इस नए सिस्टम में मैं अपने नाम को जो है वर्क की यूनिट रखूंगा। तो मैं यहां पर इसको कट करके लिख देता हूं अनिल, ANIL, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं, आपने लिखना नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि 100 जूल जो है वो 9 × 10⁻6 अनिल के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने ऐसा ये लिखना नहीं है, इसको कट कर दीजिए। तो आपने, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ऐसा कोई सिस्टम ना एग्जिस्ट करता है ना एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपने उस यूनिट के अंदर नेचुरली वर्क की या किसी भी चीज़ की यूनिट आपको पता ही नहीं है, तो आप सिंपली न्यू यूनिट्स लिख करके काम चला सकते हैं। ये यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि देखिए
इस चीज को अगर कई लोग ना समझ पाए तो मैंने उसके लिए बता रखा है 2 raised to power 2 एंड दिस होल रेज टू पावर 3। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर किसी चीज की पावर हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × 2 6, तो आप 2 की पावर 6 भी इसको लिख सकते हो। और अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली दोनों बराबर होते हैं। देखिए 2 raised to power कितना होता है 2, 4 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है 64। सिमिलरली 2 की पावर 6 भी 64 होता है। तो जब ये भी 64 है ये भी 64 है तो इसका मतलब है कि आप दोनों पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आपकी बुक में दे रखे हों तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके सिलेबस में डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस हैं। तो एक यूज तो हम कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। अब दूसरा जो है यूज डायमेंशनल एनालिसिस का, वो आप देखिए क्या है। वो लिखा है मैंने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। अगर आपको कोई फॉर्मूला दे रखा है और आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उस फॉर्मूले को चेक भी कर सकते हैं। ये बड़ा आसान पार्ट है। देखिए इसमें करना क्या है, ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है, आई एम श्योर ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। इसमें S होता है डिस्प्लेसमेंट, U होती है इनिशियल वेलोसिटी, T होता है टाइम, हाफ तो आप जानते ही हैं हाफ है, A एक्सेलरेशन है और T स्क्वेयर अगेन टाइम का स्क्वेयर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चेक कीजिए ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। वैसे हमें पता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन टेक्निकली इसको किस तरह चेक करना है। तो आपने क्या करना है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके फॉर्मूले में आ रही हैं सबका आपने उनकी जगह पर डायमेंशनल फॉर्मूले रखते जाने हैं। और लास्ट में अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई तो हम बोल देंगे कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर बराबर नहीं आई तो हम बोलेंगे कि वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। अब इसका मीनिंग देखिए क्या है। देखिए एस मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपली लेंथ ही तो है, तो मैंने लिखा m0 L1 T0। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो है तो लेंथ की पावर 1 कर दी और इन दोनों को हमने पावर 0 कर दिया। u चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, वेलोसिटी आप जानते हैं किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। तो L1T ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, तो L1T -1। ठीक है, m0 आप जानते हैं मास इसमें नहीं है। ठीक है, t एक टाइम है तो m0 L0 और t की पावर 1। तो क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे तो u का डायमेंशनल फॉर्मूला और इनटू में आप देखिएगा ये t का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको बोरियत महसूस हो रही हो कि यार ये है तो t लेकिन मुझे m0 L0 भी लिखना पड़ रहा है, तो आप अगर चाहें तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि शुरू में तो हम थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए इस तरह बोलते हैं कि आपको ये m0 L0 लिखना है, लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इसको। हाफ आप जानते हैं कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं m0 L0 T0, ना चाहें तो ना लिखें। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पीछे से आता है, L1T -2 होता है, वो लिख दिया। टी स्क्वेयर, अब देखिए टी का डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है कैपिटल टी, लेकिन क्योंकि स्क्वेयर है तो कैपिटल टी का स्क्वेयर आ जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, टी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया m0 L0 T की पावर 1 और इसका सारे का स्क्वेयर कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे जब, तो ये तो आपका बराबर का निशान है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा कुल मिलाकर के L की पावर 1 ही बच रहा है मेरे पास, देखिए आप। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा m0 तो m की पावर 0 ही बच गई, बेस सेम हो तो पावर जुड़ती है। ठीक है जी, t की -1 t की +1 तो t की भी 0 हो गई, l की 1 और l की 0 तो l की 1 हो गई। इसका हिसाब किताब हो गया, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ प्लस लगाइए। m0 तो m की 0 हो गई, L0 L1 L0 तो l की पावर 1 हो गई। अब देखिए t की 0 t की -2, t की 0 t की -2 और t की पावर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t की 2, तो -2 + 2 t की 0 और t की 0 तो कुल मिलाकर के t की 0। ठीक है, तो आप देखिएगा ये भी चीज बेसिकली l की 1 ही है, तो मैंने आगे m0 T0 नहीं लिखा, सिंपली l की 1 लिख लिया। ये भी क्या है, l की 1 है। ठीक है, तो यहां पर भी l की 1 था, तो l की 1 + l की 1 तो ये l की 1 ही बन गया। तो यहां पर आप देखिए
ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी लेंथ की पावर 1 है और इसमें भी लेंथ की पावर 1 है, तो आप देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कई बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो ये कि सर L की 1 प्लस L की 1 का मतलब है L प्लस L, तो बोले मैथ में तो ये 2L होता है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि L इज इक्वल टू 2L। ठीक है, देखिए यहाँ हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स में मैं आपको बता दूं L प्लस L का मीनिंग क्या है वो सोचिए। L का मतलब होता है लेंथ, और इस L का मतलब भी क्या होता है, लेंथ। तो आप देखिए जब लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो लेंथ ही तो बनेगी, यहाँ पर ये मतलब है इस चीज़ का। ठीक है ना, कहीं आप सोचें कि जी L प्लस L को 2L लिखना चाहिए था और आप ऐसा लिखते कि L इज इक्वल टू 2L, तो फिर तो ये मैथ ही चेंज कर दिया आपने, L से L कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होता। ठीक है यहाँ पर L प्लस L का मतलब होता है कि लेंथ प्लस लेंथ मिलकर के लेंथ ही बनेगी, इसलिए लेंथ ये थी, इसको यहाँ लिख लिया, तो लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ ही तो लेंथ के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ आपने सीखनी है। तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला कैसा है, करेक्ट है। ठीक, अब ये एक फॉर्मूला और है, आप देखिएगा ये फॉर्मूला क्या है मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए T का मतलब यहाँ टाइम है, L का मतलब यहाँ लेंथ है, और G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का ही तो आएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपसे सिंपली कहा कि जो फॉर्मूला आपको दे रखा है उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जगह पर उन फिजिकल क्वांटिटीज का क्या रख दिया जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया जाए। तो T की जगह मैंने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला रख दिया T की पावर 1। इस बार मैं M0 L0 नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, 2 भी पाई भी कांस्टेंट है तो उनका फॉर्मूला होता नहीं है डायमेंशन फॉर्मूला, तो M0 L0 T0 लिखने का फायदा नहीं है। मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था, सिर्फ एक कंप्लीटनेस के लिए, बाद में आप चीजें समझ रही हैं तो मैं स्किप कर रहा हूं उनको। अब L एक लेंथ है तो L की पावर 1, G एक एक्सेलरेशन है तो L की पावर 1 T की पावर -2। देखिए इस L1 से ये L1 चल बसा, तो 1 अपॉन T की पावर -2, तो ये T की पावर -2 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, T की पावर +2, और अनरूट की वजह से क्या आ जाएगा ये T, सो T इज इक्वल टू T, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फॉर्मूला करेक्ट है। ये फॉर्मूला एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का है। अब उसका क्या मतलब है आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक इमेज बनाई है। ये मैंने क्या किया है, सपोज कीजिए ये छत है और ये छत का नीचे वाला हिस्सा है जिसको आप सीलिंग बोलते हैं, ये छत का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम रूफ बोलते हैं। तो सीलिंग के साथ मैंने एक धागा बांध दिया और उसके नीचे एक ये बॉब आपको पता है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है छोटा सा जो हम धागे के साथ लटका देते हैं, ये बॉब है। तो दिस थ्रेड, ये धागा और ये बॉब मिलकर के क्या बनते हैं, पेंडुलम। और आपको पता है कि अभी तो ये बॉब यहाँ पर रेस्ट पे है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेन पोजीशन। अगर मैं इस बॉब को यहाँ लेके जाऊँ, सपोज कीजिए पॉइंट ए तक, ठीक है, मैं कितना भी ऊंचा लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ही दूर ले गया, सपोज कीजिए ए तक, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये बॉब क्या करेगी, ये बॉब मैं इसको बोल रहा हूँ, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये बॉब क्या करेगी, इस तरह से चक्कर काटना शुरू कर देगी। आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए अगर मैंने ए पॉइंट से इस बॉब को छोड़ा तो ये बॉब चलती 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 बी तक पहुंची और फिर वापस ए पर आ गई, तो हम बोलेंगे कि हमारी बॉब ने एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा कर लिया है। तो उस एक रोटेशन में वो जितना भी टाइम लेगी उसी को हम बोलते हैं कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड। मान लीजिए मैंने एग्जैक्ट सुबह 11 बजे ए पॉइंट से बॉब को छोड़ा तो वो बी पर गई और फिर वापस आई, तो मैंने घड़ी में नोट किया कि 11:04 हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड उसको जाने में लगे और 2 सेकंड उसको आने में लगे, तो टोटल वक्त कितना लगा, 4 सेकंड। तो मैं लिख दूंगा t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो इस कैपिटल टी का मतलब मैंने आपको बताया क्या रहेगा, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट 1 रोटेशन। और g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी, उस फॉर्मूले की अगर मैं बात कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 2π√L/g। इसका जो डेरिवेशन है वो हमने पढ़ना है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा था। तो ये t का मीनिंग आप समझ गए, टाइम पीरियड, L का मतलब
सॉरी, जी का मतलब आप देखिएगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होती है। अभी एल का क्या मतलब है? एल का मतलब होता है जहां से सीलिंग पर धागा आपने बांधा है वहां से लेकर के और बॉब के सेंटर तक का डिस्टेंस। कई लोग इसको सिर्फ धागे की लेंथ बोल देते हैं, नहीं, धागे की लेंथ नहीं, धागे की लेंथ और प्लस में ये जो रेडियस है बॉब की, ये ठीक है। तो सीलिंग से लेकर के और बॉब के सेंटर तक का ये डिस्टेंस होता है। तो अगर आपको जी मालूम है और एल मालूम है तो आप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा। अब देखिएगा एक और हमारे पास फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो इसको चेक करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो F की जगह मैंने F का डायमेंशन फॉर्मूला रख दिया, M की जगह मास रख दिया, वेलोसिटी का होता है L1t-1, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया। नीचे R रेडियस होती है, डिस्टेंस, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो L ही लिख दिया उसकी जगह हमने। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो गया। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी क्या है? करेक्ट है। अब ये फॉर्मूला है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो आप ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है। किसका है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हालांकि हमने आने वाले चैप्टर्स में, अगले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सेंट्री का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। सॉरी, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर, सेंटर जैसे सर्कल का सेंटर है। और पीटल का मतलब होता है टुवर्ड्स। अगर हिंदी में बोलें, सेंट्री का मतलब तो हो गया सेंटर या केंद्र, ठीक है, और पीटल का मतलब हो गया की तरफ। की तरफ का मतलब डायरेक्शन से ये संबंधित है। तो सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन है वो फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये यहां मैंने लिखा है, सेंट्री का मतलब सेंटर, पीटल का मतलब की तरफ, ठीक है। तो आप देखिएगा ये m का मतलब है कि कोई सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस r है। r क्या है? उस सर्कल की रेडियस। और ये जो तीर का निशान है, एरो हेड है, ये बता रहा है कि कोई पार्टिकल इस पर यूं सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह। और m जो है उस पार्टिकल का मास है और v उस पार्टिकल की स्पीड है कि भाई वो कितनी तेज या कितना स्लो इस सर्कल पर घूम रहा है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ये उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द स्पीड डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, mv स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला है। हम इसको डिराइव करेंगे आगे चल के आने वाले सेक्शंस में। जस्ट आप देखिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई पार्टिकल यूं चक्कर काट रहा है इस तरह से, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज चक्कर है, और सपोज कीजिए वो इस पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो नेचुरली आप देखिएगा जो क्या नाम है, पार्टिकल की कोशिश है वो ये रहेगी कि इस पॉइंट के बिल्कुल ये जो डॉटेड लाइन सहारे सहारे मैंने खींच रखी है इस तरह, इस पर निकल जाऊं। लेकिन क्योंकि उसको सर्कल के ऊपर घूमना है तो नेचुरली उसको इस लाइन से थोड़ा सा ये यूं सर्कल के सेंटर की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए कि ये एक रस्सी है और रस्सी से आपने किसी एक पत्थर को बांध रखा है जिसका मास m है, और आप उसको यूं इस तरह से सर्कुलर घुमा रहे हैं अपने सर के ऊपर। तो नेचुरली आप देखेंगे कि अगर ये धागा टूट जाए यहाँ पर तो ये पत्थर इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होता तो ये नीचे की तरफ आ जाता, एंटी क्लॉक चल रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर धागा टूट जाए तो पत्थर जो है वो यहाँ पर सीधा जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब धागा नहीं टूटता तो वो यहाँ नहीं जाता। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा ऐसे, यानी कि अपने इस रास्ते से थोड़ा सा इस तरफ, इस तरफ। क्यों? क्योंकि इस रास्ते को छोड़ करके वो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर रहना चाह रहा है। तो इसका मतलब है अंदर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये उसका फॉर्मूला है। खैर, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे चल करके देखेंगे। अभी हमने इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लिया और ये देख लिया कि फॉर्मूला करेक्ट है। उसके बाद आज का जो लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आप कैसे फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ये अर्थ है, अर्थ की सपोज कीजिए ये कैपिटल R रेडियस है और इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप इतनी तेज स्पीड दे करके ऊपर फेंकना चाह रहे हैं कि आप चाहें कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो चलते 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 अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए और कभी भी अर्थ पर वापस ना आए। मतलब
उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को इतनी तेज वेलोसिटी दी है कि वो एस्केप कर गया अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। वैसे आप देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगी, थोड़ा और तेज फेंकोगे तो ऊपर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली नीचे ही आएगी। तो कुल मिलाकर के आप ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारे पास 11th में, वहाँ हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, कि हम कितना तेज एक चीज़ को फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चली जाए और वो कभी भी वापस अर्थ पर ना आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है, जी अगेन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, आर जो है रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, और क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो आप इसको रेडियस ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आ रहे हैं जो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में ये बोला था कि मैं आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। हो सकता है कई बुक्स जो है वो इन चीज़ों का जिक्र पहले कर देती हैं तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल तो सिर्फ क्योंकि फॉर्मूला ही हमें चेक करना है तो हम वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर आने वाली कौन सी चीज़ का मीनिंग क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है। तो v का मतलब मैंने आपको बताया वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने यहाँ रख दिया। अनरूट तो अनरूट ही है, 2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, उसको छोड़ दीजिए। g की जगह एक्सेलरेशन का रख दीजिए, r रेडियस है तो लेंथ का रख दीजिए। मैंने वही तो कहा आपसे कि फॉर्मूला चेक करने के लिए आपने करना क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जगह उसका डायमेंशन फॉर्मूला रखना है, सॉल्व करना है, और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट है, और अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब वो फॉर्मूला इनकरेक्ट है। तो देखिएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला L1t-2, r का फॉर्मूला लेंथ ही है L की 1, तो L की 1 L की 1 L की 2 हो गया, t की -2 हो गया। इसको आप लिख लीजिए, t की -2 को नीचे ले आइए इसके, तो L²/t² हो गया, तो रूट से ये स्क्वायर भी कट जाएगा, ये स्क्वायर भी कट जाएगा, तो L1t1 हो गया, t1 को फिर ऊपर ले आइए तो t की -1 हो गया। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी L1t-1 है, राइट हैंड साइड पे भी L1 t की पावर -1 है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, आगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।